नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 12 जून 2020। आइए आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले देखिए आज का मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे। हमारा आज का मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे है, बड़ा आदमी वह है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस न होने दे। देखिए हम सभी को जाति, धर्म, रंग, भेदभाव, अमीरी, गरीबी, इन सब को बुलाकर एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सामने वाला कैसा भी हो, उसकी हमें एक इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये किसी भी इंसान का एक सबसे बड़ा गुण होता है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, डीप चैलेंजर क्या है। देखिए क्या पूछा है, डीप चैलेंजर। तो डीप चैलेंजर मैरियाना गर्त में सबसे नीचे का पॉइंट है। अभी पिछले 2 दिनों में 2 डेवलपमेंट हुई हैं, अलग अलग डेवलपमेंट हैं ये, लेकिन ये रिलेटेड है मैरियाना ट्रेंच से। सबसे पहले मैरियाना ट्रेंच देख लीजिए क्या है। देखिए जो मैरियाना ट्रेंच है ना, वो समुंदर में सबसे नीचे वाला पॉइंट है। यह समुंदर तल से जो लैंड है उससे 10,900 मीटर नीचे है। यानी जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है वो। और उससे नीचे जो इसका माउंट एवरेस्ट का जो बेस है उससे भी 10,900 मीटर तक ये नीचे का पॉइंट है। यानी आज तक जितने भी समुंदर के सबसे नीचे के पॉइंट ज्ञात हैं, यानी सब समुंदर का सबसे जो गहरे पॉइंट है उनमें सबसे जो गहरा पॉइंट है वो डीप चैलेंजर है। इसको जो मैरियाना या किस में स्थित है, मैरियाना ट्रेंच में स्थित है। और जो मैरियाना ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। जो मैरियाना ट्रेंच है उसको 1872 से 1876 के बीच में एक ब्रिटिश जहाज HMS चैलेंजर ने फाइंड आउट किया था। किसने फाइंड आउट किया था? HMS चैलेंजर। चैलेंजर ये क्या था? ये एक ब्रिटिश शिप था। कब फाइंड आउट किया गया था इसको? इसको 1872 से 1876 के बीच में इसका पता किया गया था। अभी जो डेवलपमेंट क्या हुई है, डेवलपमेंट ये हुई है, सबसे पहले देखिए ऊपर वाला नाम कैथी सुलिवान। ये कैथी सुलिवान एक 68 वर्षीय अमेरिकी साइंटिस्ट है जो नासा के लिए काम करती हैं। और यह दुनिया की ऐसी पहली महिला बनी है जो चैलेंजर डी पॉइंट तक गई हैं। यानी ये समुद्र की गहराई में 10,900 मीटर तक नीचे गई हैं। और ये दुनिया की ऐसी इकलौती महिला बनी है, सबसे पहली महिला बनी है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी पूरे दुनिया में या देश में कुछ भी पहले नंबर का होता है उसको जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए कैथी सुलिवान, इसके साथ साथ 1984 में ये ऐसी पहली अमेरिकन वुमेन थी जिन्होंने स्पेस में वॉक किया था। और ये दोनों कारनामे करने वाली ये दुनिया की इकलौती इंसान बनी है जिन्होंने मैरियाना ट्रेंच में डीप पॉइंट तक भी गई हैं और जिन्होंने स्पेस में वॉक भी किया है। उसके बाद देखिए ये नीचे है हाइदुवन। हाइदुवन हाइदुवन मैरियाना ट्रेंच से रिलेटेड है, लेकिन ये चीन का एक समर्सिबल वेसल है। समर्सिबल वेसल वो होते हैं ऐसे यान जो अपने आप को पानी के अंदर डुबो लेते हैं और नीचे तक चले जाते हैं। ये जो हाइदुवन है ये अनमैन्ड था, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं था। ये मैरियाना ट्रेंच में जो नीचे तक 10,900 मीटर तक 4 बार पिछले 10 से 15 दिनों में ये 4 बार नीचे तक गया। बेसिकली ये चीज़ें, ये नीचे जाना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है विसल्स के लिए भी, क्योंकि जो मैरियाना ट्रेंच का डीप चैलेंजर पॉइंट है वहाँ पे प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है उससे 1,000 गुना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के, धरती के नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है। आप ये बात याद रखिए। और जैसे ये प्रेशर बढ़ता है तो इस जो वेसल होता है या कोई भी व्यक्ति होता है उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव करना। इसीलिए ये अभी पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। इनसे इन फ्यूचर जो समुद्र तल है उसके बारे में, जो नीचे का पानी है उसके बारे में जानने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। हो सकता है कि एनर्जी के दूसरे रिसोर्सेज इन्हीं कुछ आविष्कारों के साथ निकल कर आए। ये था हमारा पूरा जो डीप चैलेंजर से संबंधित, मैरियाना ट्रेंच से संबंधित जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है FSSAI। FSSAI की फुल फॉर्म क्या? फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक ट्रिब्यूनल है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी और इसका काम होता है जितने भी जो फूड्स हैं, फूड्स पैकेट हैं या इससे संबंधित दूसरे प्रोडक्ट हैं उनका यह परीक्षण करता है।
अगर किसी भी कंपनी को किसी भी फूड जो आइटम है, प्रोडक्ट है, उसको लॉन्च करना होता है तो उससे सबसे पहले एफएसएसआई से मान्यता लेनी होती है। आपने देखा होगा जितने भी खाने की चीज़ें होती हैं उस पर एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर लगा रहता है। कभी भी आप इन फ्यूचर आगे से कोई खाने की चीज़, खाने का प्रोडक्ट लो तो आप चेक करना, एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर दिया होता है। वह यह प्रमाणित करता है कि इस प्रोडक्ट को एफएसएसआई ने चेक किया और यह पूरी तरह खाने में सेफ है। अब क्या हुआ है, जो एफएसएसएआई है इसने खाद्य सुरक्षा सूचकांक, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को जारी किया है और आपको बताना है इसमें से कौन सा राज्य है ऊपर है। देखिए, जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है वह एफएसएसआई के द्वारा जारी किया जाता है और अब की बार 2020 में दूसरी बार एफएसएसआई के द्वारा इस फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को जारी किया गया है। और इसमें जो बड़े, इसमें 3 कैटेगरी बनी है, बड़े स्टेट, छोटे स्टेट व यूनियन टेरिटरीज। जो बड़े स्टेट हैं उनमें सबसे ऊपर रहा है गुजरात। सबसे ऊपर कौन है? गुजरात। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। अभी देखिए, छोटे स्टेट में गोवा सबसे ऊपर है, मणिपुर सेकंड नंबर पे और मेघालय थर्ड नंबर पे। उसके बाद देखिए, यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ सबसे ऊपर, दिल्ली एंड अंडमान। देखिए, आपको ये इन तीनों कैटेगरी को याद करना है। एटलीस्ट जो पहला नंबर है उसको तो आपको पक्का याद करना है। बड़े स्टेट में गुजरात, छोटे स्टेट में गोवा और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़। इसके साथ साथ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, एफएसएसआई को 2011 में स्थापित किया गया था तथा अभी पिछले 10 दिन के अंदर ये नियुक्ति हुई है। अरुण सिंघल जी को, जो एक आईएएस ऑफिसर है, उनको सीईओ एफएसएसआई का जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता है, अधिकारी होता है, वो किनको नियुक्त किया गया? अरुण सिंघल को। उसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एफएसएसआई सूचकांक। जो ये इंडेक्स है ना, यह डिसाइड करता है कि राज्य तथा प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा को लागू करने में जो कदम उठाए जा रहे हैं वह कितने प्रभावी हैं। 5 संकेतकों के आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया जाता है। कितने संकेतकों के आधार पर? 5। किसको तैयार किया जाता है? फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को तैयार किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अर्पित एक पोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया? देखिए, ये हाल ही फिलहाल न्यूज में है, मैं आपको नहीं इसको डिटेल से बता देता हूँ। कुछ रिमोट एरिया होते हैं, रिमोट का मतलब दूरस्थ एरिया, जहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता, रेल नहीं जा सकती, जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम है और लोगों को अगर क्रिटिकल वो बीमार पड़ जाए तो उनको कैसे निकाला जाए, इनको बोला जाता है रिमोट या दूरस्थ एरिया। जैसे पहाड़ी इलाके, इनको रिमोट एरिया बोला जाता है। अभी इंडियन एयरफोर्स में 60,000 रुपये में एक ऐसे पोड, आप इसको कंटेनर मान लीजिए, इसका निर्माण किया है जिससे जो संक्रामक बीमारियों से ग्रसित रोगी हैं जैसे कोविड-19 से, उनको इस पोड में के अंदर ले जाकर बाई एयर उनको किसी ऐसे स्थान पर ले जा सकता है जहाँ पे उनको चिकित्सा यानी उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। जैसे आप सोचिए, लद्दाख में कोई ऐसा पेशेंट फंसा हुआ है पहाड़ी क्षेत्र में और वहाँ पे वो क्रिटिकल हो गया, उससे सांस लेने में प्रॉब्लम है। अब उसको कैसे लेके आया जाएगा? बाई एयर ही लेके आ सकते हैं उसको कम से कम समय में, लेकिन बाई एयर में जो हेलीकॉप्टर या दूसरे क्राफ्ट होते हैं उनमें बहुत कम जगह रहती है और इससे जो क्रू है उसके भी कंटेमिनेटेड होने की आशंका रहती है। इसीलिए इसी बात को ध्यान रखते हुए इस पोड का निर्माण किया गया। इसमें क्या रहेगा? इसमें ऐसे फिल्टर लगे रहते हैं और कुछ ऐसा इसको डिज़ाइन किया गया जो इसके अंदर का प्रेशर है ना वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, यानी जो इसके आउटर का जो प्रेशर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जिसके कारण जो ये अंदर का व्यक्ति है जब यह सांस लेता है तो यह अपने इसके सांस लेने की जो एयर है वो बाहर नहीं आ पाएगी और इससे जो क्रू है, जो पायलट है, वो सेफ रहेगा। इस पोड का क्या नाम रखा गया है? इस पोड का नाम रखा गया है अर्पित। क्या है? अर्पित। अर्पित का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, इसका दोबारा से आप नाम देख लीजिए, एयरबोर्न रेस्क्यू फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या है? ये एक पोड है जिसका विकास किसके द्वारा किया गया है? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसका विकास किया गया है। इसकी लागत 60,000 रुपये है और अगर इसको हम विदेशों से खरीदते तो इसकी एक जो पोड है उसकी कीमत 60 लाख रुपये होती। इससे क्या किया जाएगा? इससे दूरस्थ क्षेत्र में जो रोगी हैं, जो संक्रामक बीमारी से ग्रसित हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, उनको अस्पताल यानी चिकित्सा सुविधा के लिए उनको लेके आया जा सकेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है,
फोर्थ क्वेश्चन, पंचवटी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? देखिए, पंचवटी योजना को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत क्या है, जो मनरेगा में ऐसे कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे जो गाँव में उद्यान तथा पार्कों का विकास हो सके। और अगर उद्यान तथा पार्कों का विकास हो सकेगा तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध की जा सकेंगी। जो पंचवटी योजना है इसके द्वारा जो वरिष्ठ नागरिक हैं जो गाँव तथा शहरों में रहते हैं उनके मनोरंजन कैसे किया जा सके, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पंचवटी योजना को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जारी किया। देखिए, यहाँ के हिमाचल प्रदेश को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे है मैप में हिमाचल प्रदेश, ये चीन से घिरा हुआ है और इसके साथ इसकी सीमाएं लगती हैं जम्मू कश्मीर व लद्दाख से, पश्चिम में पंजाब से और उत्तराखंड से तथा हरियाणा से। देखिए, इसके साथ साथ आप अब ये देखिए, इसकी हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है शिमला। यहाँ के अभी जो सीएम है वो है राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और जयराम ठाकुर है यहाँ के सीएम, जयराम ठाकुर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर ट्रीट अभियान किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, कौन सा अभियान? समर ट्रीट अभियान को एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो एचडीएफसी बैंक है जिनके अपने कार्ड धारकों के पास क्रेडिट कार्ड जिन कस्टमर के पास है उनको बड़े अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट वो खरीदते हैं तो जो एचडीएफसी है उनको विदाउट एनी डाउन पेमेंट और नो कॉस्ट ईएमआई प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ उनको इस पर कुछ रिवार्ड्स भी दिए जाएंगे। इसलिए जो इस चीज़ का नाम इन्होंने क्या रखा है, नो कॉस्ट ईएमआई विदाउट डाउन पेमेंट जो प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड पर कस्टमर खरीद सकेंगे, इसको समर ट्रीट नाम दिया गया है। और इसको किस बैंक ने शुरू किया? एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया। देखिए, अभी बैंकों से संबंधित क्वेश्चन है तो एसबीआई के बारे में जान लीजिए। एसबीआई बैंक के अभी भी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रजनीश सिंह जी। और एसबीआई बैंक के जो एमडी हैं, नए एमडी कौन बने? अश्वनी भाटिया जी। देखिए, एसबीआई बैंक में आपको इन पास्ट भी बता चुका हूँ, भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इससे रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अश्वनी भाटिया जी नए एमडी हैं, रजनीश सिंह जी नए अध्यक्ष हैं। उसके बाद येस बैंक देखिए, येस बैंक न्यूज में था क्योंकि डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी किसने खरीदी है? येस बैंक ने खरीदी है। और कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के जो पहले पूर्व में एमडी थे उदय कोटक जी, उनको अभी CII का नया चेयरमैन बनाया गया। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। बढ़ते हैं आगे। इसके साथ देखिए कुछ जो बैंक हैं इंपॉर्टेंट बैंक, उनकी टैगलाइन देख लीजिए। SBI बैंक की है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द बैंक ऑफ एवरी इंडिया। येस बैंक की है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। कोटक बैंक की है लेट्स मेक मनी सिंपल एंड HDFC बैंक की वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नासा का विशिष्ट सेवा पदक किस भारतीय को दिया जाएगा? देखिए, रंजीत कुमार, ये एक एरोस्पेस उद्यमी हैं, एरोस्पेस उद्यमी एंटरप्रेनर हैं। इनको जो नासा का विशिष्ट सेवा पदक दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने 30 वर्षों से लगातार नासा के साथ काम करते हुए इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है उसको सेटअप करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इससे पहले यह जो विशिष्ट सेवा पदक है केवल एक भारतीय को दिया गया है, इनका नाम RK चेट्टीपंडपति। इसके अलावा देखिए अभी कल ही एक जो पुरस्कार है वो दिया गया था किरण मजूमदार साहब जी को। ये बायोकॉन इंडिया लिमिटेड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और इनको EY एंटरप्रेनर अवार्ड ऑफ द ईयर दिया जाएगा। एंटरप्रेनर अवार्ड ऑफ द ईयर EY अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेनर अवार्ड ऑफ द ईयर। जावेद अख्तर जी को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो इस बात का परवाह करते हुए कि पब्लिक क्या सोचेगी, जो साइंटिफिक ट्रूथ है ऐसी बातों को आप वो करता समर्थन करता है जिनको जो पब्लिक है उसके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल पियरे एनकुरुनजीजा का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है? देखिए 2 दिन पहले ये डेवलपमेंट हुआ है
पियरे एनकुरुनजिजा, ये बुरुंडी के राष्ट्रपति थे, बुरुंडी। और बुरुंडी की राजधानी है गिटेगा। गिटेगा कैपिटल क्या है? गिटेगा। ये किसके प्रेसिडेंट थे बुरुंडी के? ये 2005 से बुरुंडी के पिछले 15 सालों से प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, तथा इन्होंने घोषणा की थी कि अगस्त में ये अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे, लेकिन अभी इनको हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। बुरुंडी को देख लीजिए कहाँ पे है। देखिए ये है बुरुंडी, ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, और ये रवांडा, कोंगो तथा तंजानिया से घिरा हुआ है। देखिए ये जो लेक है, जो बुरुंडी, तंजानिया, केनिया, उगांडा, रवांडा से घिरी हुई है, इसका नाम है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक हो जाती है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी है? देखिए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है, इसमें 500 जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। इसमें सिर्फ 8 भारतीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो सबसे अच्छी रैंकिंग जो भारतीय यूनिवर्सिटी की है वो है 172वीं आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई की 172वीं रैंकिंग है। और जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सिर्फ 8 भारतीय यूनिवर्सिटी हैं। इसके साथ देखिए जो पहली 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले नंबर पे MIT यूनिवर्सिटी, दूसरे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और फोर्थ नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ जो भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें आई हैं IIT मुंबई, IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर एंड IIT दिल्ली। ये इस 500 की लिस्ट में कौन से पहले 3 भारतीय यूनिवर्सिटी हैं। IIT मुंबई का स्थान कौन सा? 172वां। उसके साथ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो हत्या अधिनियम में किस राज्य ने परिवर्तन करके 10 साल तक सजा हुआ 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया? देखिए 65 वर्ष के बाद गो हत्या अधिनियम में परिवर्तन करके यूपी गवर्नमेंट ने इसको और स्ट्रिक्ट बना दिया गया। किस गवर्नमेंट ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अब अगर किसी को गो हत्या के आरोप में लिप्त पाया जाता है तो उसको 10 साल तक की सजा व 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यूपी के अभी मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल कौन है? आनंदी बेन पटेल। और यूपी की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या 523 से बढ़कर कितनी होगी? देखिए जो एशियाई शेर हैं उनकी संख्या में 2015 से 2020 के बीच 29% की वृद्धि हुई है, और अभी ये 674 हो गए। वर्तमान में एशियाई शेर कितने हैं भारत में? 674 है। और जो एशियाई शेर है ना, ये भारत में पूर्णतः जो गिर अभयारण्य है, गिर अभयारण्य जो गुजरात में स्थित है उसमें पाए जाते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।